हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनाइज्म रिप्रोड्यूस, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। और इस सेकंड पार्ट में हम मूल रूप से लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पिछले वाला जो था उसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिर्फ एक, है ना, या तो जो है ना एक इंडिविजुअल जो है ना वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेता है ना। और लैंगिक जनन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा पार्ट ये रह गया था हमारा, बीजाणु समासंघ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा देखो, आपने अगर कहीं कोई खाली जगह देखी हो, है ना, जहाँ खाली ज़मीन पड़ी हुई है ना, वहाँ आक के जो पौधे हैं, आक जिसको आकड़ा बोलते हैं राजस्थान में, है ना, आकड़ा जो होता है उसके पौधे उग आते हैं। ठीक है ना, और उनमें वो क्या नाम है, इस तरह से जो है ना पिंक कलर के से बीज वो फूल आते हैं पहले, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रकार का जो है वो ऐसा एक ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ये आंकड़े का पौधा है। किसका है? आंक जो है ना, आंकड़ा बोलते हैं, आंक बोलते हैं। ये बीज हैं इसके, ये फूल हैं, है ना, और फिर फूल से ये बन जाते हैं, ये फल बन गए इसके, ऐसे मानो आप। ठीक है ना, और इसके जब ये पक जाता है, फूट जाता है, तो आपने देखा होगा इसमें से बहुत बारीक बारीक से फबूले निकलते हैं, है ना। फबूले जो होते हैं, उन फबूलों के अंदर क्या होता है? बीज होता है ना, और ये हवा में उड़ जाते हैं। बच्चे उनको पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं, है ना। कभी आपने नोट किया? देखो इस तरह से ये फबूले, है ना, देखो ये जब फूट जाता है, ये वाला जो है ना, ये जब फूट जाता है तो इस तरह से एक उसमें से ऐसे छोटे छोटे बहुत ही मुलायम से ये निकलते, और ये जो काले काले नजर आ रहे हैं, ये क्या है? इसके बीज हैं। ठीक है ना, तो ये जहाँ पे भी गिरता है दूसरा नया आंकड़ा बरसात के दिनों में उगाता है। ठीक है, तो ये क्या है? बीजाणु समासंघ है। ये जो वो दिख रहा है ना आपको, वो स्पोर्स हैं। ठीक है, तो अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। जैसे वो ब्रेड मोल्ड का देखा था हमने। ब्रेड मोल्ड पर क्या दिखते हैं? धागे धागे से दिख जाते हैं उस पर, है ना, और उन धागों पे ऊपर इस तरह की संरचनाएं उभर आती हैं। ये आपको वैसे नहीं दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोप में देखने पड़ेंगे, है ना। और जब ये फूट जाता है तो ये एक तरह से क्या है? जनन कोशिकाएं हैं ये, है ना। तो और बहुत सारे जीवों को ये जन्म दे देती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर, ये जो देखो, ये जो डंडियां सी दिख रही हैं, है ना, ये जो तंतु जो हैं, ये जनन के भाग नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये जो गोल गोल संरचनाएं हैं, सूक्ष्म गोल गुच्छ संरचनाएं, ये जनन में भाग लेते हैं, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं या बीजाणु बोलते हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है ना, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये कुछ बीजाणु धानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति, एक वॉल होती है। मोटी क्या होती है? एक वॉल होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर ये क्या करने लगते हैं? वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है ना, तो अब तक जो ये हमने पीछे जनन की विधियां पढ़ी, है ना, फर्स्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ी थी? कौन कौन सी? देखो, पहला था खंडन, है ना, फिसन, विखंडन, है ना। फिर देखो यहाँ से देखते हैं अपन, सबसे पहले क्या थी? ये वाली फर्स्ट जो थी, फिसन, विखंडन। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट था विखंडन। और सेकंड नंबर पे क्या था? फ्रेगमेंटेशन, खंडन। ये रहा सेकंड क्या था? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तो ये सब क्या है? अलैंगिक जनन है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक वन इंडिविजुअल भाग ले रहा है। ऐसे ही पुनरुद्भवन, रीजनरेशन जो था, इसमें भी सिर्फ एक ही जो है इंडिविजुअल भाग लेता है। फिर था मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं, इसमें भी। तो ये सब की इसके कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। और इसके बाद में ये लास्ट हमने क्या था? बीजाणु समासंघ, स्पोर फॉर्मेशन। ये सब क्या है? अलैंगिक जनन के हिस्से हैं। तो अब तक जनन की जिन विधियों का हमने चर्चा करी, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एक जीव द्वारा होता है, सिंगल इंडिविजुअल द्वारा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
है ना, और लैंगिक में ये ए हट जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि, टू इंडिविजुअल्स की भागीदारी होती है। ना तो अब जैसे देखा होगा अकेला बैल जो है वो बछड़ा पैदा नहीं कर सकता क्योंकि गाय का होना जरूरी है। ऐसे ही एकल मुर्गी जो होती है वो चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, चिक्स नहीं दे सकती मुर्गी जो है ना, उसके लिए मुर्गे की आवश्यकता है ना। तो ऐसे जीवों में नवीन संतति, न्यू बॉर्न जो है उनको उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल जो दोनों सेक्स हैं इनकी हमें आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है ना, कि भाई ये लैंगिक जनन क्यों इतना ज़्यादा उपयोगी है, क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो मोटी सी बात ये है कि अलैंगिक जनन में क्या है, जब डीएनए कॉपी होता है ना, अलैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए कंबाइन होता है, ठीक है। जब अलैंगिक जनन में जब डीएनए कॉपी होता है तो कुछ वेरिएशंस पैदा हो जाते हैं, है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में वेरिएशंस भी पैदा नहीं हो सकते, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो सेलुलर एपरेटस को उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना। तो जब अगर दो इंडिविजुअल भाग लेंगे तो दोनों से ही क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, एक नया हमको वेरिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसमें चर्चा की गई है कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों जरूरी है। एकल पैतृक कोशिका से, है ना, जो एक पेरेंट सेल होती है उससे दो संतति कोशिकाओं के बनने में, अगर सिंगल पेरेंट सेल से अगर दो कोशिकाएं बन रही हैं तो उनमें डीएनए की क्या होती है, कॉपीइंग होता है ना। डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन, सेलुलर एपरेटस दोनों ही क्या हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए की प्रतिकृति की जो तकनीक है, डीएनए कॉपीइंग करने की जो टेक्निक है वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है ना। इसकी वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसमें कुछ एरर्स पैदा हो जाती हैं, है ना। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि, जो जीव की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या देती हैं, विभिन्नताओं का स्रोत है वो, ठीक है ना। तो ये जो एकल पैतृक कोशिका से यानी सिंगल सेल से, ठीक है ना, जब दो न्यूबॉर्न सेल्स पैदा होती हैं, ठीक है ना, यानी अगली न्यूबॉर्न सेल पैदा होती है उससे, तो डीएनए की क्या होती है, कॉपी होती है, और इस कॉपीइंग के दौरान एरर्स की वजह से जो आगे वाली जो सेल्स हैं, है ना, उनके अंदर क्या हो जाती हैं, विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती। अब हर इंडिविजुअल जो जीव है वो तो इन वेरिएशंस की वजह से संरक्षित नहीं हो पाएगा, कंजर्व नहीं हो पाएगा, लेकिन स्पीसीज की समष्टि में पाए जाने वाली, है ना, अगर लेकिन पूरी की पूरी जो होल पॉपुलेशन है स्पीसीज की, प्रजाति की, उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है, ठीक है ना। तो एज ए होल पूरी स्पीसीज उससे क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके, ज़्यादा वेरिएशंस, जिसमें जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे उतनी ही वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना। अब इसमें बताया गया है कि यद्यपि जो डीएनए कॉपीइंग की जो प्रणाली है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो इतनी प्रिसाइज तो है, इतनी परिशुद्ध वो अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से, स्लो प्रोसेस के द्वारा ये वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। यदि डीएनए कॉपीइंग की क्रियाविधि कम प्रिसाइज होती तो बनने वाली डीएनए की जो कॉपी हैं वो सेलुलर एपरेटस के साथ क्या नहीं करती, एडजस्ट नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप क्या होता, कोशिका डेथ हो जाती है उसकी सेल की, ठीक है ना। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है, अतः जो वेरिएंट्स हैं कैसे वेरिएशंस पैदा किए जा सकें, इसको किस प्रकार गति दी जा सकती है। तो प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं, है ना। तो जो डीएनए होता है उसकी कॉपी जो होती है उसमें नई वेरिएशंस के साथ साथ जो पहले वाली पीढ़ी है उनकी वेरिएशंस भी तो उसमें ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफ़ी अलग अलग होंगे, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जाती हैं। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यदि विभिन्नताएं हानिकारक नहीं हैं, कि ये जो विभिन्नताएं ये क्या हैं, हानिकारक, ये जो वेरिएशंस हैं ये हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं। दो या अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से, अब देखो ये वाला चीज़ है ना, दो
अथवा अधिक एकल जीवों, सिंगल इंडिविजुअल जो होते हैं, उन जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से, उनके कॉम्बिनेशन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में क्या होता है, अनोखा होता है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को इन्वॉल्व किया जाता है। आगे ना देख लो, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो अलग अलग जीव जो होते हैं, है ना, उनके डीएनए को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। और उन डीएनए में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ वेरिएशंस एक इंडिविजुअल से मिले, कुछ वेरिएशंस दूसरे इंडिविजुअल से मिले, और जब वो कंबाइन हुए तो वेरिएशंस की संख्या क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। अब इसमें बताया गया कि परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। क्या समस्या होगी कि यदि संतति पीढ़ी में, है ना, जो न्यूबॉर्न जनरेशन है, उसमें जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे, तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी, है ना। अगर इस तरह से होता रहे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अब ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, डबल, फिर उसका डबल 4 गुना, फिर उसका डबल 8 गुना। तो ऐसे क्या होगा, फिर तो पूरे संसार में डीएनए फैल जाएगा। ठीक है ना। अगर बराबर मात्रा में डीएनए किससे आए, दोनों इंडिविजुअल से आए, ठीक है ना। देखो और अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा, इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। तो अब देखो इसका यही तरीका है कि जो दो इंडिविजुअल भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो एक से आधे आ जाएं और दूसरे से आधे आ जाएं, तो जो बनने वाली कोशिका होगी उसमें फिर नॉर्मल कोशिका के बराबर ही क्या होंगे, डीएनए होगा। आई ना बात समझ में। यानी एक इंडिविजुअल से जो डीएनए आ रहा है वो नॉर्मल सेल की अपेक्षा क्या आए, आधा आए, और इससे भी क्या आए, इससे भी आधा आए, तो मिला के फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही इसका क्या है, एक समाधान है। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाती है। जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते चले जाते हैं। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि जिन विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है ना, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तथा डीएनए की मात्रा भी क्या होती है, आधी होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिनमें ये जर्म सेल्स बनते हैं, जनन कोशिकाएं बनती हैं जिन ऊतकों के अंदर, उनमें उनकी खासियत है, क्या खासियत है उनकी, कि उनमें जो कोशिका बनती हैं उनमें आधा क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, है ना, और आधे क्या होता है, डीएनए की मात्रा होती है। ठीक है ना। तो यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा कंबाइन होकर युग्मनज जायगोट बनाती हैं। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है, रीएस्टैब्लिश हो जाती है, वापस उतनी ही जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है। ठीक है ना, यानी बैलेंस बिगड़ता नहीं है। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है, अब जो जायगोट है वो डेवलपमेंट के द्वारा, है ना, और ग्रोथ के द्वारा क्या होता है, नए जीव में विकसित होता है, तो इसमें ऊर्जा के भंडार की पर्याप्त होना चाहिए, ऊर्जा का भंडार भी क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्राय 2 जनन कोशिकाओं की आकृति और आकार में कोई विशेष अंतर नहीं होता, जो सरल जीव होते हैं उनमें, तो है ना, अथवा वे सिमिलर भी हो सकते हैं। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जैसे कि मानव हो गया, है ना, तो जनन कोशिकाओं में भी विशिष्ट होती जाती हैं। जो जर्म सेल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्पेशलाइज होती चली जाती हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। तो ये वाली कौन सी है, जो माँ के अंदर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं, फीमेल गैमीट, है ना। युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमीट, GAMETE, गैमीट। ठीक है। जबकि दूसरी जो है अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है, मोटाइल होती है ना। गतिशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटाइल।
गतिशील जनन कोशिका को हम मेल गैमीट बोलते हैं, नर युग्मक, तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, जो बड़ी होती है अपेक्षाकृत, उससे हम फीमेल गैमीट बोलते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, है ना। अगले कुछ सेक्शंस में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा के जो व्यष्टि हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनमें डिफरेंस पैदा कर दिए तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी हमको क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और फिर इसके बाद किस में आएगा, मानव में लैंगिक जनन। पहले प्लांट्स में, है ना, फ्लावर्स के अंदर, और फिर मानव का। तो देखो ये आपने आपके पहली छोटी क्लासेस में भी ये वाला चित्र होता था, है ना। अभी पढ़ेंगे अपन इसको। आवृत बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें फूल खिलते हैं, वो आवृत बीजी होते हैं ना। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये फूल के अंदर होते हैं। जो जननांग होते हैं वो, आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं, SEPALS, सेपल्स। फिर है दल या पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ होती हैं ना, दल बोलते हैं इसको, इनको पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमन्स। पुंकेसर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमन्स बोलते हैं, है ना। एक सेकंड में और देख लेता हूँ। हाँ, पुंकेसर को हम स्टेमन, जो मेल पार्ट होता है ना, STAMEN, स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन्स या स्टेमन्स बोल दो। और स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं? इसको कार्पेल बोलते हैं, CARPEL। ठीक है, कार्पेल या कार्पेल्स। तो ये चार पार्ट हो गए, मेजर पार्ट, है ना। बाह्य दल, है ना, देखो इस फूल को देखोगे तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये, है ना, शुरू में क्या होता है, ये पूरा का पूरा फूल इसके अंदर कवर्ड होता है, ये ढका रहता है इससे, बाह्य दल से। और जब ये खिलता है तो ये बाह्य दल जो है ये नीचे इकट्ठा हो जाता है, इसके ऐसे नीचे कली के रूप में खिल जाता है ये। ठीक है ना। तो ये बाह्य दल हो गया, है ना। फिर इसके बाद में क्या है? दल, है ना। देखो ये जो ये कलियां होती हैं चारों तरफ जो घेर के रखती हैं इसको क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं, है ना, या पेटल्स बोलते हैं इनको। फिर है पुंकेसर, है ना, देखो ये वाला पुंकेसर, इसमें 3 पार्ट हो गए, है ना। 3 क्या, 2 पार्ट हैं इसके। देखो एक तो ये वाला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसे? हम परागकोश बोलते हैं, एंथर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एंथर, एंथर हो गया। और फिर ये तंतु, इसे फिलामेंट बोलते हैं, तंतु को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के ये क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, तो देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और इधर के ये तीनों, 1 2 3, ये क्या है? ये पुंकेसर हैं, मेल पार्ट है ये फूल का। क्या है? ये फूल का मेल पार्ट है। ठीक है, फिर इधर की तरफ देखो आप, ये स्त्री केसर हो गया, है ना। तो पुंकेसर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमन बोलते हैं। और स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अब इसके देखो 3 हिस्से हैं, एक है वर्तिकाग्र और दूसरा है वर्तिका, ये जो नली है ये वर्तिका हो गई, और तीसरा ये जो है ये अंडाशय है, ओवरी जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो जो ये स्त्री केसर है, कार्पेल, इसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, है ना, वर्तिकाग्र। ठीक है, और अब देखो इनको वर्तिका और वर्तिकाग्र, तो अंडाशय, अंडाशय को तो क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे, OVARY, ओवेरी, है ना, ओवेरी हो गया। और फिर है इसके बाद वर्तिका और वर्तिकाग्र, है ना। तो वर्तिका को बोलते हैं हम स्टाइल, है ना, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है ना आपको, इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल, STYLE, स्टाइल हो गया, है ना। और ये जो ऊपर का है ना, वर्तिकाग्र, ठीक है ना, इस वर्तिकाग्र को बोलते हैं हम स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। ठीक है, और बाह्य दल को क्या बोलते हैं? सेपल्स, और दल या पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? पेटल्स। ठीक है, तो ये सब के मैंने इंग्लिश आपको लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो ये इनको हम पढ़ चुके हैं। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं,
है ना। ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्या है इस फूल के, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब तुमसे पूछ रहा है पंखुड़ी का क्या कार्य हो सकता है और बाह्य दल का क्या। अब देखो ये जो है ये नीचे वाला क्या है, ये बाह्य दल है। क्या है ये, बाह्य दल है। तो बाह्य दल का क्या कार्य हो सकता है ना। अब देखो ये बाह्य दल क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देता है ये, है ना। जब ये इसके अंदर कवर्ड होता है तो आपने देखा होगा ना, जैसे कोई फूल होता है तो खिलने से पहले वो चारों तरफ ऐसे इस हरे हरे से जो आवरण से क्या रहता है, घिरा रहता है। तो इसको क्या दे रहा है, ये सुरक्षा दे रहा है, ठीक है ना। तो सेपल्स का क्या हो गया कि ये एनक्लोज करता है उसको, है ना, उसको एनक्लोज करता है और जो डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो बड़ा मजेदार यूज है इसका, पेटल्स का, पंखुड़ियाँ। आपने देखो ये जो दल होते हैं, पंखुड़ी जो होती हैं ये बिल्कुल कलरफुल होती हैं। क्या होती हैं, ये कलरफुल होती हैं। तो कलरफुल किस लिए हैं ये दूसरे इंसेक्ट्स को आकर्षित करती हैं, कीड़ों को आकर्षित करती हैं, जिससे कि कीड़ों की टांग में चिपक के क्या आ जाएं, वो आ जाएं, है ना, परागकण आ जाएं। तो परागण होता है ना इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक कीड़े हो गए या मधुमक्खी हो गई या तितली हो गई, है ना, तो उनके पैरों पे क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल में वो चले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जनन होता है ना। तो ये उसको अट्रैक्शन के लिए इनको ये पेटल्स का मुख्य काम क्या है, उसका अट्रैक्शन हो गया। और एक तरह से कवर तो खैर है ही, ये भी इनका एक कवर भी दे रहा है ये, जब खिल जाता है उसके बाद में इसको, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, आप देखो इसमें एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, है ना, द्विलिंगी बोल दो या उभयलिंगी बोल दो। एक लिंगी पुष्प और दूसरा क्या है, द्विलिंगी पुष्प। तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से केवल कोई एक जननांग होता है ना, तो पुष्प को क्या कहते हैं, हम एक लिंगी कहते हैं, है ना, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, है ना। जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया। और जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, है ना, जैसे गुड़हल हो गई, सरसों हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। पुंकेसर नर जननांग है ना, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, जो परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में, है ना, आप देखो स्त्री केसर ये केंद्र में है, ये अंडाशय हो गया, है ना, और फिर ये क्या हो गई, वर्तिका हो गई, ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। तो ये बिल्कुल कहाँ पे, सेंटर में है ये, देखो ये वाला। और इसके तीन इधर तरफ और तीन इधर की तरफ जो ये दिख रहे हैं, ये क्या है, मेल पार्ट है इसका, है ना। और ये बीच वाला जो ये है और ये जो ट्यूब है, ये क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया इसका, ठीक है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में सिचुएटेड होता है ये, तथा ये पुष्प का क्या है, मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये 3 भागों से बना होता है, अपन ने देख ही लिया, है ना। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। आधार पर इसके बेस में उभरा फूला भाग, है ना, जो उभरा हुआ फूला भाग होता है, फूला हुआ उभरा हुआ भाग अंडाशय है, क्या है वो, ओवेरी है, ठीक है ना। मध्य में लंबा भाग क्या है, वर्तिका है, जो एलोंगेटेड पार्ट है वो इसका क्या हो गया, वर्तिका हो गई, स्टाइल हो गया। तथा टर्मिनल जो पार्ट है इसका, शीर्ष भाग, उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं या स्टिग्मा बोलते हैं, जो प्राय कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं इसमें, और तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, एक एग सेल होता है ना। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, ओव्यूल्स इनको बोलते हैं, है ना। अंडाशय को क्या बोलते हैं, उसको, बीजांड को हम ओव्यूल्स बोलते हैं। और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है, ठीक है ना। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से क्या हो जाता है, सनलाइट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। सनलाइट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्यूज होना, है ना। परागकण द्वारा जो मेल गैमीट उत्पन्न हुआ वो अंडाशय की जो एग सेल है ना, जो फीमेल गैमीट है, मादा युग्मक जो है, उससे क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन, है ना, इस फ्यूजन
अथवा निषेचन फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है ना। युग्मनज को क्या बोलते हैं हम, जायगोट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नए पौधे को विकसित होने की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अतः परागकणों को पुंकेसर से, है ना, इसका जो ये मेल पार्ट है यहाँ से लेके वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है, उसी पुष्प के स्टिग्मा पे होता है ना, तो ये क्या हो गया, स्वपरागण हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, यानी एक ही फूल के अंदर हो रहा है ना। इसी फूल का ये जो पोलन ग्रेन है, इसका एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकले, वो अगर माना इसी के स्टिग्मा पे जाके और इसको क्या कर रहे हैं, निषेचित कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और अगर माना इसका पोलन ग्रेन किसी दूसरे फूल को जाके क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, परपरागण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वपरागण हो कहलाता है, परंतु एक पुष्प के परागण अगर दूसरे पुष्प पर ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफर जो है, ये एयर के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा होता है, अथवा किसी प्राणी, किसी एनिमल के द्वारा, है ना, जिनको हम एजेंट्स बोलते हैं। वाहक का मतलब क्या हो गया, एजेंट्स कहा जाता है इनको, ट्रांसफरिंग एजेंट्स के द्वारा ये चीज़ संपन्न होती है ना। अच्छा अब देखो, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर, एक ट्यूब विकसित होती है। क्या विकसित होती है, एक ट्यूब बनती है, ठीक है ना। देखो, परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात, है ना, परागकण कहाँ पे पहुंच गया, स्टिग्मा पे पहुंच गया, उसके पश्चात नर युग्मक को, है ना, जो मेल गैमीट है, उसको अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। उसको कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, ऐसे समझो, को इस चित्र से समझोगे आप कि इसका जो पोलन ग्रेन था वो इस स्टिग्मा पे पहुंच गया। अब इस स्टिग्मा में से इसे यहाँ तक जाना है, अंडाशय तक जाना है। तो ये जब अंडाशय तक जाता है तो इसके अंदर जैसे ही ये परागकण यहाँ पहुँचता है तो इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, स्टाइल के अंदर एक ट्यूब और डेवलप हो जाती है ना, जो कि इस चित्र में क्लियर हो जाएगी आपको, देखो, ठीक है ना, ये इसमें दिखा रखा है। तो ये परागकण आ गया और ये क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है ना। तो देखो, ये इस परागकण में से क्या, एक नई ट्यूब डेवलप हो गई, इस स्टाइल के अंदर एक नई ट्यूब डेवलप हो गई, जिसको बोलते हैं हम पराग नली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पोलन ट्यूब एक डेवलप हो जाती है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई, है ना, इस स्टाइल से होती हुई वो कहाँ तक पहुँचती है, बीजांड तक पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँचती है। बीजांड को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, OVUL, ओव्यूल तक ये पहुँचती है। निषेचन के पश्चात जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जायगोट है, युग्मनज में क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है, डिविजन्स होते हैं, जैसे कोशिका विभाजन होता है ना, वैसे ही उसमें अनेक विभाजन होते हैं। तथा बीजांड में, ओव्यूल में भ्रूण विकसित होता है। उस ओव्यूल के अंदर क्या विकसित हो गया, भ्रूण विकसित हो गया, है ना। देखो, इस ट्यूब के द्वारा ये जो परागकण था ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, मादा युग्मक तक पहुँच गया। अंडाशय के अंदर किस तक पहुँच गया, वो मादा युग्मक तक पहुँच गया, ठीक है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है ना। अब इस बीजांड जो है, बीजांड कहाँ पे बना है ये बताओ, ये अंडाशय में बना, ओवेरी जो होती है वहाँ पे, है ना। तो बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित होता है। किस में चेंज होता है, ये सीड के अंदर चेंज हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है, इसमें तीव्रता से ग्रोथ होती है तथा परिपक्व होकर फल बनता है ना। मैच्योर होकर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। इस अंतराल में, इस पीरियड में जो उसके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और वर्तिका स्टाइल जो है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो है, ये प्राय मुरझा जाते हैं। मुरझा के क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन डेवलप होने लग जाता है, फिर फल डेवलप होने लग जाता है फूल के अंदर, है ना। तो कहाँ पे डेवलप हुआ, वो जहाँ पे बीजांड था, है ना, उस जगह पे, अंडाशय के अंदर जो बीजांड डेवलप हुआ उस जगह पे। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है, तो वही पार्ट हो गया नहीं, बीजांड वाला, ठीक है ना। सोचिए, बीजों को बनने में पौधे को क्या लाभ है, तो बीजों के बनने से ही तो क्या है, बीज ही तो जाके आगे जाके पौधा बनता है फिर,
तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण निहित होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में सीडलिंग में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? अंकुरण बोलते हैं, इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जब सीड पौधा क्या बन जाता है, नवोद्भिद बन जाता है, सीडलिंग में, तो उसको कहते हैं अंकुरित हो गया, अंकुरण बोलते हैं, इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है छोटी सी। चने के कुछ बीजों को एक रात जल में भिगो दीजिए, है ना। अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढककर 1 दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं रहे, है ना, उनको हल्का सा छींटे मारते रहे उन पे। बीजों को सावधानी से खोलकर, अब उसको बीच में से खोल दिया, फूल जाएगा वो, बीच में से क्या कर दिया, खोल दे। देखो पहले ऐसा फूल गया ना ये, फिर यहाँ से ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें से ऐसे खोल दिया हमने, ऐसे यूँ खोल दिया इसको, ठीक है ना। इसको तो ये इस तरह से बन गया, नहीं बन गया? तो देखो यहाँ पे ये आपको ये पार्ट इसके नज़र आएंगे। तो इसके विभिन्न भागों का प्रेक्षण कीजिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन कौन से भाग हैं। देखो ये ऊपर वाला, ये ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या है, प्रांकुर है, ये भावी प्ररोह है ना, शूट है, ये आने वाले टाइम में क्या बनेगा, ये शूट बनेगा, है ना। और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, मूलांकुर है, ये भावी जड़ है, ये आने वाले टाइम में क्या बनेगी, ये रूट बनेगी, ठीक है ना। और ये क्या है, बीज पत्र है, जिसमें फूड स्टोर होता है। क्या होता है इसके अंदर, बीज पत्र में फूड स्टोर होता है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब हम आते हैं मानव में लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब इसको तो देखो हम खुद हैं, मानव से संबंधित है ये, तो इंटरेस्टेड, ये एक हर व्यक्ति के लिए टॉपिक होता है, ठीक है। अब तक हम विभिन्न स्पीसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे। पहले हमने उसमें देखे थे, किस में देखा था बताओ, याद करो, यीस्ट में देखा था, है ना, फिर ब्रेड मोल्ड में देखा था, ठीक है ना, फिर हमने उसमें अमीबा के अंदर देखा, फिर हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम उनमें देखा, फिर पत्तियों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा, फिर स्पोर फॉर्मेशन देखा, है ना। तो ये विभिन्न प्रणालियों की हमने चर्चा की। आइए अब हम उन स्पीसीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, मानव, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न सेल को उत्पन्न करने के लिए, है ना, एक नवजात कोशिका को उत्पन्न करने के लिए 2 इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल, इस प्रक्रिया में पार्ट लेते हैं, है ना। तो यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है अपन ये पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है, आइए अब स्थूल रूप से, यानी मोटे रूप में, अपेरेंटली एक अनरिलेटेड बिंदु से प्रारंभ करते हैं जो इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ चेंजेज आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा है। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई और वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। हमारे जो दांत हैं वो गिर जाते हैं, दूध के जो दांत हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और नए दांत आ जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रोसेस, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम वृद्धि बोलते हैं, में हम इसे क्या करते हैं, समूहबद्ध कर इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रोथ के अंदर इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था में के प्रारंभिक वर्षों में, है ना, जो अडोलसेंस होती है, किशोरावस्था जो होती है, टीनेज जो होती है, उसके प्रारंभिक वर्षों में कुछ बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेज होते हैं जिन्हें हम फिजिकल ग्रोथ नहीं कह सकते, है ना। जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। होता क्या है, हमारी जो शरीर की जो अपीयरेंस है वही चेंज हो जाती है ना, बॉडी की जो अपीयरेंस है वही चेंज हो जाती है। शारीरिक अनुपात बदलता है, प्रपोर्शंस चेंज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, मेल फीमेल के अंदर नए लक्षण आते हैं, नए लक्षण आ जाते हैं, तथा संवेदना में भी सेंसेशन, है ना, मेल को फीमेल को देख के सेंसेशन होता है, फीमेल को मेल को देख के सेंसेशन होता है, तो संवेदना आती है। इनमें से कुछ चेंजेस तो लड़के लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों, जैसे कि कांख जो हमारी आर्मपिट होती है ना, या जांघों के मध्य जो जन्नांगी क्षेत्र है
है ना, जो जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज जो है उसमें बालकों के गुच्छ निकल आते हैं, है ना, बाल उगाते हैं तथा उनका रंग भी कैसा हो जाता है, गहरा हो जाता है। बाल कैसे होते हैं, डार्क हो जाते हैं, और वो जो एरिया है स्किन का वहाँ का कलर भी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं, छोटे छोटे बाल उगाते हैं। स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है ना। तो ये क्या है, दोनों के लिए एक समान है ये, है ना, लड़कों में भी होता है ये और लड़कियों में भी होता है। तथा कभी कभी मुहासे, है ना, जिसको पिंपल्स बोलते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। देखा होगा पहले तो ये बच्चे यूं ही घूमते रहते हैं, है ना, और जैसे ही थोड़ा सा 9th 10th तक आते हैं तो वो बालों को संवारने लग जाएंगे, है ना, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट दिखें, सुंदर दिखें, है ना, ऐसा यानी एक तरह से नोटिस करवाना चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बॉडी के प्रति क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये। दूसरी ओर कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं जो लड़के और लड़कियों में क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना। अब ये जो पिछले थे ये तो सब में कॉमन थे दोनों में। जैसे लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है ना। जो निपल्स होती हैं उनका जो टिप्स होती हैं उनकी जो स्किन होती है उसका रंग कैसा होता है, डार्क, गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, माहवारी जिसको बोलते हैं, वो होने लगता है। मेंस्ट्रुएट, इंग्लिश में मेंस्ट्रुएट बोलते हैं इसको, MENSTRUATE। जो लड़कियां होती हैं वो मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं, बेटियां मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती हैं और उनकी आवाज़ क्रैक होने लगती है। साथ ही डे ड्रीम, है ना, दिन में ही सपने देखने लग जाते हैं लड़के लोग और रात्रि में जो उनका पेनिस होता है, शिश्न जो होता है, वो भी अक्सर क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है, विवर्धन, बड़ा हो जाता है और खड़ा हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है ना। तो ये एक बेटा एक सामान्य प्रक्रिया है ये, है ना, इसको कोई विशेष ऐसे नहीं मानना चाहिए पता नहीं क्या हो रहा है ये, है ना। ये क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उस समय हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है ना। और हमें इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरह से सकारात्मक सोच के साथ हमें इसे लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें बेटा देखो कई होते हैं ना, गंदे लड़के होते हैं, वो जो बड़े उम्र के होते हैं वो फालतू की बातें करते हैं, तो उनसे इस तरह की चैटिंग हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इस उम्र के बच्चों को अपनी संगति का क्या है, विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे बच्चों की संगति ही करनी चाहिए। ये सभी परिवर्तन कोई महीने में और वर्षों में बहुत धीमी गति से होते हैं, मंद गति से होते हैं ये, है ना। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे हों और एक ही एज में हों। कुछ व्यक्तियों में ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और तेजी से होते हैं, जबकि अदर्स में क्या होते हैं, ये मंद होते हैं और देरी से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरणार्थ लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए कुछ मोटे बाल दिखते हैं और धीरे धीरे ये वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है, यानी किसी में कईयों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ बहुत जल्दी आ जाते हैं, कईयों के थोड़े बाद में आते हैं। जैसा कि हमारे नाक नक्श सबके अलग होते हैं, उसी प्रकार इन बालों का जो वृद्धि का पैटर्न है, स्तन है, शिश्न की आकृति एवं आकार भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता, है ना, क्या है, लैंगिक परिपक्वता के सेक्सुअल मैच्योरेशन के क्या है, ये पहलू हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल मैच्योरेशन के क्या हैं, ये पहलू हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित क्यों दिखती है हमें ये, हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के करने हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात हम कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है ना। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का क्या है, एक विशिष्ट कार्य है। तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं और टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। मानव के अंदर भी क्या होते हैं, इस कार्य के लिए विशिष्ट प्रकार के ऊतक डेवलप हो जाते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु क्या होती है, वृद्धि। जब वो किशोरावस्था में आता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में,
परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। जो हमारी बॉडी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ पे होता है, ना कि जो हमारे जनन अंग हैं उनकी ग्रोथ पर। फिर बाद में क्या होता है, जब बॉडी की ग्रोथ अपेक्षाकृत रुक जाती है ना, तब फिर अचानक से वो जो एनर्जी है वो किधर की ओर लगती है, वो जनन अंगों की ओर जाने लगती है, तब फिर जनन अंग मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर क्या होती है, धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ प्यूबर्टी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्यूबर्टी बोलते हैं। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम के किस प्रकार संबद्ध हैं, यानी ये जो परिवर्तन है ये इस जो जनन प्रक्रम है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इससे किस प्रकार रिलेटेड हैं। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर फ्यूजन। दो भिन्न व्यक्तियों की परस्पर कोशिकाएं क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा, है ना। अब ये दो तरह से हो सकता है। देखो प्लांट्स में क्या था, बाहर से बाहर डिलीवरी होती है, ठीक है ना। तो यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन, है ना, एक्सटर्नल डिलीवरी द्वारा हो सकता है, जैसा कि पुष्पी पौधों में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। अथवा क्या हो सकता है, दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा, है ना, जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है ना। तो पौधों में तो क्या हो गया, वो बाह्य स्थानांतरण था, बाह्य मोचन था। और मानव में क्या हो गया, ये इसमें जनन कोशिकाओं का आंतरिक स्थानांतरण, इंटरनल ट्रांसफर है ये, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है ना। तो मानव हो गया या अन्य जो जीव हैं वो हो गए। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की क्या कर सकें, पहचान कर सकें। तो यौवनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है, सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रहा है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु, है ना, जब दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं का क्या होना है, रियल ट्रांसफर जब होना है, तो इस हेतु विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई विशिष्ट अंग चाहिए इंटरनल ट्रांसफर के लिए, और कुछ संरचना चाहिए। उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता, है ना, कि व्यक्ति का जो पेनिस है, मेल, है ना, मेल का जो पेनिस है वो इरेक्ट होने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है, वो माँ के गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, ठीक है ना। तथा जन्मोपरांत क्या करता है वो, तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग लेता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है, जो ब्रेस्ट है उसका मैच्योर होना जरूरी है। अब हम इसके ये जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा हमें पता है कि जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके लिए माँ की तरफ से तो क्या आता है, एग आता है, अंडा जिसको बोलते हैं, एग सेल, है ना। और जो पिता होते हैं उनकी तरफ से क्या आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाणु, ठीक है ना, या अंडा, एग, ठीक है। और पिता की तरफ से क्या आता है, शुक्राणु, शुक्राणु, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों आधी आधी कोशिकाओं का फ्यूजन होता है, ठीक है ना। कोशिका तो खैर पूरी है, लेकिन इनके अंदर क्या है, जो डीएनए की मात्रा है वो, और जो गुणसूत्र हैं वो, उनकी संख्या क्या होती है, आधी आधी होती है, नॉर्मल बॉडी सेल की कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अब हम ये नर जनन तंत्र पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। जनन तो कोशिका उत्पादन करने वाले अंग, है ना, जो
रिप्रोडक्टिव सेल है उसको उत्पादन करने वाला अंग, और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला, है ना। तो जो जनन कोशिका है उसको जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, वो कहाँ होता है, माँ के उसमें, है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर। तो वहाँ तक पहुँचाने वाला जो ये अंग है इसको हम संयुक्त रूप से जॉइंटली इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु, देखो आ गया ना, नर जनन कोशिका को क्या बोलते हैं हम, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है ना। स्पर्म, SPERM, स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस, है ना। ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, टेस्टिस, ये लिखा हुआ है वृषण, और ये क्या है, वृषण कोश, है ना। स्क्रॉटम, वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं हम टेस्टिस, TESTES, टेस्टिस, है ना। और वृषण को क्या बोलते हैं, कोश को स्क्रॉटम, SCROTUM, स्क्रॉटम। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर जो एब्डोमिनल कैविटी है हमारी, है ना, उदर गुहा, उदर किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं। तो उदर गुहा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं ये। इसका कारण यह है कि अब ये बाहर निकली हुई बॉडी से अलग ये संरचना इसलिए है कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। उस टेम्परेचर पे ये जो शुक्राणु है, स्पर्म है, ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप जो है वो शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अगर बॉडी का टेम्परेचर कि जितना टेम्परेचर अगर इसमें होगा तो ये क्या होगा, डेथ हो जाएगी, इनकी डेड हो जाएंगे ये, है ना। अब इसमें एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है, स्रावित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में उसका प्रोडक्शन, सीक्रेशन जो है, में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त, है ना, अब ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या क्या कार्य करता है ना, तो ये कितनी मात्रा में स्पर्म उत्पन्न होने हैं उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। जो प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं बॉयज़ के अंदर, है ना, उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करना। तो यौवनावस्था को क्या बोलते हैं हम, प्यूबर्टी। ठीक है। अच्छा, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है ना। अब ये डिलीवरी, मोचन का मतलब क्या है, डिलीवरी। तो ये जो शुक्राणु उत्पन्न हुए इनका मोचन जो है वो किसके द्वारा होता है, डिलीवरी रीज किसके द्वारा होते हैं, ये शुक्र वाहिका। अब देखो ये शुक्र वाहिका है, देखो यहाँ से ये पतली सी ट्यूब जो है ना, ये वाली ये ट्यूब है ना, ये इस तरह से देखो यहाँ से शुरू हुई इस वृषण में, वृषण कोश में से ये, और ये इस तरह से यूँ घूम के यहाँ आ गई, और यहाँ पे ये क्या जॉइंट है, देखो इधर ये मूत्राशय हो गया हमारा, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर। तो इससे एक नली और एक ये वाली नली जो है शुक्रवाहिनी, यहाँ दोनों आके क्या हो जाती है, जॉइंट हो जाती है। यहाँ से फिर ये कॉमन पैसेज है। ठीक है। तो उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा, इसको शुक्र वाहिकाओं को हम वास डिफरेंस बोलते हैं, VASDEFERENS, वास डिफरेंस द्वारा होता है। इसका नाम दे दिया है ना, इंग्लिश में वास डिफरेंस बोलते हैं। ये शुक्र वाहिका है मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर, देखो बताया था ना मैंने आपको, तो ये क्या हो गई, वास डिफरेंस हो गई, शुक्र वाहिनी। ठीक है। ये यहाँ आके और फिर इधर से मूत्राशय से ये आ गई आपकी, ठीक है ना, मूत्र नली आ गई। ठीक है। तो नहीं, मूत्र नली तो खैर ऊपर होती है, तो ये जो मूत्राशय से निकल के आई है ना, और एक ये वाली जो है, तो यहाँ पर ये कॉमन हो गई दोनों। ठीक है ना। फिर ये कॉमन पैसेज जो है क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है, यूरिथ्रा कहलाता है। तो ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली, एक जॉइंट ट्यूब बनाते हैं। यह मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए कॉमन मार्ग है, कॉमन पैसेज है ये। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने श्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं। अब देखो प्रोस्टेट ढूंढो, इसके अंदर ये रही, देखो ये जो है ना काली काली, ये क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि है
प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। और इसमें एक ये और है, देखो ये शुक्राशय, ये ला है ना, इस शुक्राशय को क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय को बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो इन दोनों से जो स्राव होता है वो भी किस में आता है? ये इसी के अंदर वास डिफरेंस में डाल देते हैं। देखो ये वास डिफरेंस में इसने भी डाल दिया और इसने भी अपना सीक्रीशन जो है, जो स्राव है, जो तरल इन्होंने पैदा किया, वो इसी के अंदर वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी में ही ये डाल देते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, है ना, एक फ्लूइड है ना, लिक्विड मान लो, फ्लूइड हो तो उसमें आ जाते हैं। इसके कारण इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है। साथ ही यह स्राव जो ये सीक्रीशन जो है ना, न्यूट्रिशन भी देता है इनको, क्योंकि ये कोशिकाएं ना, तो इनके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन भी कहाँ से मिलता है इन्हें? ये जो सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनके द्वारा जो सीक्रीशन पैदा हुआ, स्राव जो पैदा हुआ, उसके द्वारा। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, है ना, जिनमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है इन स्पर्म के अंदर, तथा एक लंबी पूंछ होती है, एक लॉन्ग टेल होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर क्या करने में? तैरने में सहायता करती है, मूव करने में उन्हें सहायता करती है ना। देखो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह से मेल के अंदर क्या है? टेस्टिस के अंदर, प्रशन के अंदर शुक्राणु पैदा हो रहे थे, है ना, स्पर्म पैदा हुए थे, जो कि क्या है? जर्म सेल्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं। वैसे ही माँ के अंदर क्या होता है? अंडाशय, है ना, ओवेरीज जिनको बोलते हैं, इनके अंदर जनन कोशिकाएं पैदा होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग सेल्स। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका, एग सेल का निर्माण अंडाशय में होता है, ओवेरीज में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती है, जैसे उसमें नर में क्या था? वृषण के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही इसमें भी एक हार्मोन उत्पादित करती हैं। चित्र 8.11 को ध्यानपूर्वक देखिए तब मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों का, और ये क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है। ये जो हार्मोन पैदा होता है मादा में, ये क्या होता है? ईस्ट्रोजन। अच्छा, लड़की के जन्म के समय ही, है ना, जब बेबी जो ना, बेबी गर्ल जो होती हैं, उन जब वो बॉर्न होती हैं, उनके समय ही उनका जो ओवेरीज होती हैं, उनमें हजारों इमैच्योर एग्स होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं, इमैच्योर, मैच्योर नहीं होते वो एग्स होते हैं। प्यूबर्टी में इनमें से कुछ मैच्योर होने लगते हैं। जब प्यूबर्टी आ जाती है ना, दो में से एक अंडाशय द्वारा, है ना, अभी देखो एक अंडाशय इधर है और एक अंडाशय इधर है, दो ओवेरीज हो गई, है ना, दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रति माह, हर महीने एक अंड परिपक्व होता है। एक एग जो है वो क्या होता है? मैच्योर होता है ना। अब वो हो सकता है इससे हो, यानी एक महीने इसने कर दिया, एक महीने इसने कर दिया, इस तरह का सिस्टम है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन, अभी देखो ये बारीक सी एक ट्यूब है ये वाली, है ना, जो अंडाशय से निकल के और कहाँ आ रही है? इधर गर्भाशय की तरफ आ रही है, यूट्रस की तरफ आ रही है ना। तो देखो इस अंडाशय को क्या बोलते हैं हम? ओवेरीज बोलते हैं, OVARIES, ओवेरीज। और ये अंडवाहिका, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, OVIDUCT, ओविडक्ट। तो ये बहुत बारीक होती है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका, है ना, ये जो एग सेल है, इससे पैदा हुई या इससे पैदा हुई, कहाँ पहुँचती है? गर्भाशय तक ले जाई जाती है ना, यूट्रस तक। ये गर्भाशय, ये जो थैलिनोमा संरचना है ये वाली, है ना, जो बच्चा होता है ना बेटा, इसी के अंदर बड़ा होता है ना। ठीक है, तो ये किसके अंदर? यूट्रस, UTERUS, यूट्रस। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर, ये जो दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं, ये संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनोमा संरचना का निर्माण करती हैं। एक थैलेनोमा संरचना ये हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है ना। ये जो गर्भाशय है वो ग्रीवा द्वारा, देखो ये ग्रीवा है ना, इसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ग्रीवा को हम सर्विक्स बोलते हैं, CERVIX, सर्विक्स। इसके द्वारा ये कहाँ पे खुलता है? वेजाइना। योनि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेजाइना। ठीक है ना, इस योनि में खुलता है। ठीक है,
तो ये मादा जनन तंत्र हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित है ना, जब मम्मी पापा सेक्स करते हैं, है ना, उस समय शुक्राणु जो हैं ये योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। ठीक है ना, जो पिता की तरफ से जो शुक्राणु हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? योनि मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर की यात्रा करके, है ना, फिर ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? ये अंडवाहिका तक, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाते हैं। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, है ना, ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ जो ना इस योनि, इस जगह पे पिता की तरफ से शुक्राणु है वो यहाँ डाले जाते हैं और फिर यहाँ से ये शुक्राणु, अपन ने देखा था ना, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, तो ये पूंछ के द्वारा इस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते और ये कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ, या तो यहाँ पहुँचेंगे या यहाँ पहुँचेंगे, दोनों तरफ पहुँच गए। और जहाँ भी, जिस तरफ से भी एग आ रहा होता है उससे ये शुक्राणु क्या हो जाते हैं? मेल कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, यही इसमें बताया गया है। जहाँ अंड कोशिका से वो क्या होते हैं? मिल जाते हैं, है ना, जहाँ फैलोपियन ट्यूब से वो मिल सकते हैं। निषेचित अंडा जो फर्टिलाइज्ड एग हो गया, अब एग का क्या हो गया? जैसे ही उससे स्पर्म मिला, है ना, तो कोशिका पूरी हो गई, है ना, तो वो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। पहले क्या थे? वो युग्मक थे, गैमीट थे। मेल गैमीट यानी स्पर्म हो गया, फीमेल गैमीट एग हो गया। आधे आधे गुणसूत्र थे और आधे आधे क्या थे? उनमें डीएनए था। जब वो एक कोशिका बन गई तो क्या बन गया? वो युग्मनज, जाइगोट बन गया। ठीक है ना। फिर अब वो कहाँ जाएगा? वो जाइगोट गर्भाशय के अंदर जाएगा, वहां स्थापित हो जाएगा और फिर वहां पे उसका विकास होता है। ठीक है। निषेचित अंडा विभाजित होकर, है ना, सेल्स डिवाइड होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाते हैं। एम्ब्रायो, भ्रूण क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो, भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। तो ये एम्ब्रायो कहाँ पे स्थापित होता है? गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, जहां ये लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है। इसकी कोशिकाएं विभाजित होती जाती हैं और ये ग्रोथ करता है तथा अंगों का विकास करता है ना। अब उसमें से अंग बनने लग जाते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी नाक, आंख, कान, हाथ, पैर, वो उसमें से बनने लगे। कोशिकाएं विभाजित होकर ये सब प्रक्रिया होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, क्योंकि माँ ही क्या कर सकती है? गर्भधारण कर सकती है और उसको क्या कर सकती है? विकास कर सकती है उसका। उसके लिए विशेष रूप से कंडीशनड होता है माँ का जो हृदय, माँ का जो बॉडी होती है वो। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह जो यूट्रस है वो हर महीने भ्रूण को ग्रहण करने और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए क्या करता है? तैयारी करता है। अब गर्भाशय को तो नहीं पता ना, यूट्रस को, वो तो हर महीने ये एक्सपेक्ट करता है कि क्या आएगा? भ्रूण आएगा, जिसे कि उसे क्या करना है? न्यूट्रिशन देना है। इसकी आंतरिक जो परत होती है ना, जो लाइनिंग होती है इसकी, वो मोटी हो जाती है, थिक होती चली जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जो एम्ब्रायो है उसे। इसके लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं हम, है ना। यह डिस्क नुमा संरचना है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो गर्भाशय की जो वॉल होती हैं उनमें धंसी रहती है ना। इसमें भ्रूण की ओर ऊतक में प्रवर्ध होते हैं, विलाई होते हैं, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना, सूक्ष्म धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, है ना। जैसे हमने वो पढ़े थे, क्या नाम है, छोटी आंतें पढ़ी थी, है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। और उसमें वो पढ़ा था हमने, क्या नाम है, रेस्पिरेशन के अंदर जो एल्वेलाई होती है ना, कूपिकाएं जो होती हैं उनके अंदर भी क्या होती हैं? प्रवर्ध होते हैं, हेयर नुमा। ठीक है ना। तो ये विलाई होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध आच्छादित करते हैं, और जो यानी कहने का मतलब कि भ्रूण की ओर तो प्लेसेंटा में क्या होते हैं? विलाई होते हैं, और जो माँ की ओर है, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं? ब्लड स्पेसेस होते हैं जो कि उस विलाई को क्या करते हैं? कवर्ड करके रखते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बहुत बड़ा एरिया प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब जैसे भ्रूण है वो जैसे जैसे विकसित हो रहा है, वो माँ की तरफ से, माँ के से क्या ले रहा है? वो न्यूट्रिशन ले रहा है। अब न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसका क्या, और उसकी बॉडी, जो बच्चा है उसकी बॉडी में भी तो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो क्या करेगा? अपशिष्ट भी उत्सर्जित करेगा। अब वो सारे के सारे अपशिष्ट कहाँ डालता है? वो माँ के रक्त में डालता है।
जिसका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 महीने का समय लगता है। गर्भाशय पेशियों के लयबद्ध संकुचन, है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदम होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। कहते हैं ना दर्द आ रहे हैं और वो कुछ एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, है ना, तो वो अंतराल अगर चूक गए तो दिक्कत हो जाती है। उस अंतराल का ध्यान रख के, है ना, जब वो दर्द होता है इसका मतलब पेशियां क्या हो रही हैं, संकुचित हो रही हैं, जिससे फिर वो बच्चे पे क्या डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो प्रसव है वो किसी जो है ना स्किल्ड जो है ना डॉक्टर से करवाना चाहिए। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो होता क्या है आखिर। हमने देखा था कि दोनों जो अंडाशय हैं, एक अंडाशय से एक हर महीने या तो लेफ्ट वाले अंडाशय से या राइट वाले अंडाशय से क्या निकल के आता है, एग मैच्योर होके आता है। ठीक है ना। अब जैसे बच्ची कुंवारी है तो उसका क्या है, स्पर्म नहीं मिलेगा उसको फादर की तरफ से, है ना, तो अब वो, लेकिन गर्भाशय को तो नहीं पता इस बात का कि यूट्रस को तो नहीं पता, ठीक है ना, तो लेकिन यूट्रस तो क्या करके रखता है, हर महीने तैयारी करके रखता है, तो उसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, वो मोटी हो जाती है ना, ब्लड के द्वारा, उनके द्वारा, है ना, तो एक तरह से गद्दा सा बिछ गया ऐसे समझो यूट्रस की वॉल पे, ठीक है ना, जो कि अब वो क्या देता है, उसको न्यूट्रिशन देता है बच्चे को। फिर जब नहीं आया, भ्रूण नहीं आया, क्योंकि एग तो क्या हुआ, वो कुछ दिन ही सर्वाइव करता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, अगर स्पर्म नहीं मिलेगा उसको तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो वो डेथ हो गई उसकी। तो फिर जब वो नहीं आता भ्रूण, एम्ब्रायो, तो फिर वो जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो वॉल है, उसकी जो मोटी परत बनी थी, है ना, वो परत किसकी है, वही बेटा ये कार्बनिक पदार्थों की है वो, ठीक है ना, तो वो टूटना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता, जो एग सेल है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यह लगभग 1 दिन तक कितने दिन तक जीवित रहती है, 1 दिन ही तक जीवित रहती है ये, ठीक है ना, 1 दिन तक ही क्या रहती है, वो जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे को रिलीज करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह क्या करता है, तैयारी करता है। अतः इसकी जो इनर वॉल है, अंतः भित्ति, वो थिक हो जाती है, मांसल का मतलब थिक हो जाती है एवं स्पॉन्जी हो जाती है ना। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके लिए क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है, पोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती फिर तो ये क्या होता है, फिर ये परत धीरे धीरे टूट कर, है ना, जो वेजाइना है, योनि मार्ग से ब्लड के द्वारा और म्यूकस के द्वारा, म्यूकस क्या है, पतला तरल पदार्थ है ना, गाढ़ा चिपचिपा, ठीक है, उसके रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में ये जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसमें एक समय का लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, महीना माहवारी बोलते हैं, तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जनन स्वास्थ्य। इसमें हम बहुत एक सामान्य सी चैप्टर वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, लेकिन इसको जानना भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता चलता हूँ। जैसा कि हम देख चुके हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन एक क्रमिक प्रोसेस है ना, एक क्या है, ये क्रमिक प्रक्रम है, क्रमिक प्रोसेस है ये, तथा ये उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है ना। तो एक तरफ हमारी शारीरिक वृद्धि भी हो रही है और सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हमारी बॉडी में उत्पन्न हो रहा है। अतः अब माना ये से समझो कि थोड़ी सी मात्रा में किसी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा उत्पन्न करने के लिए योग्य बन गया, है ना, यही कह रहे हैं इसमें देखो। अतः किसी सीमा तक अगर आंशिक रूप से थोड़ी मात्रा में ही किसी के अंदर लैंगिक परिपक्वता आ गई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क, जो उस व्यक्ति का बॉडी और जो उसका माइंड है, वो दोनों ही जनन क्रिया अथवा गर्भधारण के योग्य बन गया। समझिए ना बात। अगर माना किसी को थोड़ी सी मात्रा में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनन करने के लिए और गर्भधारण करने के लिए क्या हो गई है, वो बेटी योग्य हो गई है। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी के योग्य हो गया नहीं हो गया, कैसे पता चले हमें,
हाँ, इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है। अब देखो ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, जैसे लड़के लोग जो होते हैं ना, जैसे बड़े लड़के जो होते हैं, जैसे अब तुम लोग 9th-10th के बच्चे हो, तो तुम तो क्या है थोड़े से इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है। अब तुम बाय द वे उनके साथ खड़े हो कभी, है ना, जैसे शैतान टाइप के लड़के होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन लगता नहीं है और बस वो इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं। और माना वो 11th-12th में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो फिर क्या करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी जिनको बोलते हैं, है ना। अब उनका तो जो भी भविष्य है वो बिगड़ गया, है ना। लेकिन जो अभी 9th-10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में भी ऐसी बातें डाल के उनको क्या कर देते हैं, वो पथ भ्रष्ट कर देते हैं, उनका दिमाग भी खराब कर देते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति से हम बचें, है ना। देखो बेटा, हम खाने का कितना ध्यान रखते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं, सड़ा हुआ खाना खाते हैं क्या? हम नहीं खाते, है ना। गंदा पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते। तो वैसे ही कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं या आँखों के द्वारा जो हम देखते हैं, इन चीज़ों की को भी हमें शुद्ध होनी चाहिए। वो कानों से जो चीज़ सुन रहे हो आप, दूसरे लोगों की बातें, है ना, अगर कोई गंदी बात कर रहा है तो वहाँ से खिसक लो, समझ गए ना बात। कोई गंदा दृश्य चल रहा है कहीं, है ना, जैसे लड़के लोग होते हैं गंदी फिल्में चला देते हैं वो, है ना। लेकिन ये 9th वो जो सीनियर बच्चे होते हैं उस तरह वो लोग करते हैं इन कामों को, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता होता नहीं है, बस वो भी किसी ने बिगाड़ा होता है, उन लोगों को भी उनके सीनियर्स ने बिगाड़ा होता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्पेशली बॉयज़ को। ठीक है बेटा। तो अब ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी किसी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आई तो ये जरूरी नहीं है कि हम बच्चा उत्पन्न करने के क्या बन गए, काबिल बन गए। ठीक है ना। तो अब ये कि किससे पता चले, है ना। अब इसमें क्या विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं। इस क्रिया में हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है। फ्रेंड्स कहते हैं गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, चलो हम चल रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। विवाह और संतान उत्पन्न करने के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। कई बार जो बूढ़े दादा दादी होते हैं वो कहते हैं भाई हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे, जल्दी से हमारे सामने इनकी शादी कर दो, है ना। लेकिन अरे भाई तुम तो जा रहे हो इस दुनिया से, हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना। संतानोत्पत्ति से बचने रहने का, अब सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्या है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन पैदा हो। ऐसी अवस्था में निर्णय लेना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, है ना, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके हमारे जो हेल्थ है इस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रोगों का संचरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का जो ट्रांसमिशन है ना, वो अनेक प्रकार से हो सकता है। क्योंकि अब देखो जो ये सेक्सुअल एक्टिविटी है इसमें क्या होता है, दो बॉडीज़ का मेल होता है, दो बॉडी बहुत ज़्यादा नज़दीक संबंध स्थापित करते हैं वो। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर रोगों के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं बेटा जब शादी हो जाए उस समय सिर्फ जो अपना पार्टनर होता है उसी के साथ हमें इस तरह के संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है ना। तो क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होता है, अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है ना। इस सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी रोग क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से रोग हैं, जीवाणु जनित, एक तो बैक्टीरिया से फैलने वाले और दूसरा है वायरस के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा है गोनेरिया और सिफिलिस, है ना, इनको याद कर लेना। फिर है वायरस इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मस्सा, इसको वार्ट बोलते हैं, और HIV एड्स, देखो ये कितनी खतरनाक बीमारी होती है। HIV एड्स के इस वायरस संक्रमण होने के 95% जो चांसेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं ना, सेक्सुअल उस मेथड्स के द्वारा ये फैलता है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए है कि शिश्न के लिए आवरण अथवा कंडोम, जो पेनिस होता है उसके ऊपर हम कवरिंग लगा लेते हैं, इसको कंडोम बोलते हैं, के प्रयोग से इनके द्वारा अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक हम क्या कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा, यौन क्रिया है ना, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके द्वारा गर्भधारण की संभावना बनी रहती है ना। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो चांसेस क्या हैं, गर्भधारण होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर,
है ना, जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी में और उनकी शरीर एवं भावनात्मक मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है ना। उनकी एक तरह से ये मान के चलो कि बॉडी की डिमांड और उनकी जो इमोशंस है उनकी डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर इसका क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए कि भाई कैसे रोकें, गर्भधारण को किस प्रकार से रोका जाए। यह है गर्भरोधी तरीके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोलते हैं गर्भरोधी तरीकों को इंग्लिश में हम, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका मैकेनिकल बैरियर, यांत्रिक अवरोध को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर, यांत्रिक अवरोध पैदा कर दें हम। मैकेनिकल बैरियर का है जिसमें शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता, जो स्पर्म है उनको एग सेल तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। शिश्न को ढकने वाले कंडोम, पेनिस को ढकने वाले कंडोम या योनि में रखने वाली, है ना, योनि को कवर करने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है ना। तो एक तो ये चीज हो गई, कंडोम वाला हो गया। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का, है ना, जिससे कि अंड का मोचन ही ना हो, एग सेल रिलीज ही ना हो। उसके लिए क्या लेते हैं, गोलियां लेते हैं, है ना, जिनको गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं, है ना, ओरल पिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिससे अंड का क्या होता है, मोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, ओरल पिल्स के रूप में ली जाती हैं। लेकिन क्या करता है बेटा, ये इनके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। हार्मोन का अनबैलेंस हो जाता है, ये हार्मोन संतुलन को चेंज कर देती हैं, अतः इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। फिर है गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां भी हैं, जैसे कि लूप हो गया, कॉपर टी हो गया। इनको गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है। इनको गर्भाशय में लगा देते हैं जिससे कि जो मेल के स्पर्म हैं वो आगे फैलोपियन ट्यूब में आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन इससे भी क्या है, इससे भी परेशानियां हैं कि जो गर्भाशय के अंदर आप कोई एक तरह से मेटल की कोई चीज़ लगा रहे हो, धातु की लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, गर्भाशय के अंदर उत्तेजन हो जाता है ना, इरिटेशन होने लग जाता है यूट्रस के अंदर, उससे भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अब यदि पुरुष की शुक्र वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए, है ना, जो मेल वास डिफरेंस हैं जिसमें से कि स्पर्म ऊपर जाता है, ठीक है ना, उनको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। तो इसको हम पुरुष नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, यदि इसी प्रकार से यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, मेल की तो वास डिफरेंस, है ना, और फीमेल की फैलोपियन ट्यूब, इनको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है ना, जिससे स्पर्म और जो एग सेल है वो आगे नहीं बढ़ पाता। दोनों ही अवस्थाओं में फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्यक्रिया तकनीक द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनको हम फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन बोलते हैं, परिवार नियोजन। ठीक है ना, यद्यपि शल्य तकनीक, हालांकि जो ये ऑपरेशन है ना, सर्जरी, शल्य तकनीक का मतलब क्या होता है, सर्जरी, भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, फिर भी असावधानी पूर्वक अगर कोई करेगा, है ना, तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के और दूसरी समस्याएं पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है कि इस प्रकार की सर्जरी जो है, परिवार नियोजन के जो ये हैं, ये भी हमें एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा करवाने चाहिए। अब है शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को भी हटाया जा सकता है। जैसे होता है ना, कुछ माह की प्रेगनेंसी जो होती है उसको अबॉर्शन बोलते हैं, वो भी कराया जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा, हाँ, अब इसका दुरुपयोग करते हैं लोग, है ना, वो हुआ तो उसकी खोज तो इसलिए हुई कि भाई कोई अनचाहा गलती से कोई जो है ना हो गया, चाहते नहीं हैं पेरेंट्स अभी बच्चा पैदा करना, है ना, और वो गलती से गर्भधारण हो गया, है ना, तो उसको हटाने के लिए होता है वो। लेकिन इसका दुरुपयोग लोग क्या करते हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, है ना, लिंग निर्धारण के लिए कि वो लड़का है या लड़की है, और लड़की होती है तो उसको क्या करते हैं, वो अबॉर्शन करवा देते हैं, है ना। हालांकि सरकार इसके प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा सख्त रवैया है उसका, बहुत बड़ी उस पर सज़ा का प्रावधान है, जेल हो जाती है उसको, ठीक है ना। तो इसका दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। तो विशेष लिंग का मतलब वही है, लड़का तो हर कोई चाहता है, लड़की नहीं चाहते। तो ऐसा गैर कानूनी कार्य, इलीगल एक्टिविटी अधिकतर किसके लिए होती है, मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जाता है ना, जो फीमेल
फीटस होता है ना, उसके अबॉर्शन के लिए ऐसा करते हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए है ना, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जो मेल फीमेल सेक्स रेशो है वो बैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर बैलेंस नहीं होगा तो इससे क्या होगा, है ना, ये जो बलात्कार है ना और समाज के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हैं ये बढ़ती हैं फिर, है ना। यद्यपि हमारे देश में जो सेक्स डिटर्मिनेशन ये क्या है, एक कानूनी अपराध है ना। जन्म से पहले भ्रूण लिंग निर्धारण करना, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं इसको, ये क्या है, एक कानूनी अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों, कुछ सेक्शंस ऑफ हमारी सोसाइटी के जो कुछ सेक्शंस हैं उनमें मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में, जैसे हरियाणा के अंदर देखो आप, वहाँ पे सेक्स रेशो क्या है, बहुत कम है ना। तो और जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा करते हैं इन कामों को। आदिवासी एरिया में चले जाओ आप, आपको वहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी लड़कों से, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो ये देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से क्या हो रहा है, घट रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। यानी मेल टू फीमेल जो रेशो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है, ये जो रिप्रोडक्शन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपनी पॉपुलेशन की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में, एक पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट होती है उसी वो क्या करती है, उसके आकार को निर्धारित करती है। जनसंख्या का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है, बर्थ रेट के द्वारा और डेथ रेट के द्वारा, है ना। अभी हो क्या रहा है, जैसे इंडिया की बात करें हम तो बर्थ रेट क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट क्या है, बहुत कम है। पहले क्या था, आज से 50 साल पहले बर्थ रेट भी खूब थी और डेथ रेट भी खूब थी, है ना, मरते थे खूब, तो क्या था कि बैलेंस बना हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ, चिकित्सा तकनीक में, है ना, वृद्धि हुई, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। अनेक बीमारियों के क्या आ गए, इलाज खोज लिए गए, ठीक है ना। जो संक्रामक बीमारियां थी उनके क्या हो गए, इलाज खोज लिए गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुई, तो उससे क्या हो गया, देश की जनसंख्या बढ़ती चली गई। जनसंख्या का जो विशाल आकार है ये बहुत से लोगों के लिए क्या है, चिंता का विषय है ना। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, है ना, इसका मुख्य कारण क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है ना। कि अब सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन स्तर को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। अगर पॉपुलेशन कम होती तो सरकार के लिए उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारना क्या होता, एक आसान काम होता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही गई है, देखो इसमें, यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है ना, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है ना। अब बेसिक रूप से क्या है कि हमारे देश में सामाजिक असमानता है, एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी है और एक तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा अमीरी है, ठीक है ना। तो अगर ये डिवाइड रहेगा, ये सामाजिक असमानता रहेगी, तो जनसंख्या को कम करने का इतना जो पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। कहने का मतलब ये है कि पहले सामाजिक असमानता को हम दूर करें, है ना। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक ही समाज के अंदर जागरूकता आएगी और जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको कि ज़्यादा जनसंख्या पैदा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, वो अपने आप ही क्या होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, जो सोशल इनइक्वालिटी है इसको हम किस प्रकार से दूर करें। यदि हम हमारे आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं। अब जो लो लेवल है ना, लो स्टेटस है जीवन का, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। जैसे अब एक ये तो खैर है ही कि भाई जनसंख्या का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी है ना, अशिक्षा, ठीक है, और क्या मान सकते हो आप, है ना, अशिक्षा हो गई, ठीक है ना, गरीबी हो गई, सोशल इनइक्वालिटी हो गई, है ना। ये बहुत सारे कारण हैं जो निम्न जीवन स्तर के लोगों के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो इस चैप्टर का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए,
है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और मुझे कमेंट करके भी बताइए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब मन लगा के पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने मम्मी पापा का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।